ओके, जय हिंद दोस्तों। तो यूपीएससी ईपीएफओ के क्रैश कोर्स के बारे में ये डिटेल्स, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर में व्हाट्सएप करके या फिर टेलीग्राम के थ्रू और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब फिलहाल हम बात करेंगे ईपीएफओ में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस की। सारे पीवाईक्यूज हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले आपको क्या करना है, वीडियो पोस्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। ऑलमोस्ट सारे सवाल पीवाईक्यूज हैं। पॉलिटी के सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। पॉलिटी काफ़ी डुएबल सेक्शन है, बट इसमें आपका टारगेट 90% एक्यूरेसी एटलीस्ट होना चाहिए। बहुत लोग 60-70% एक्यूरेसी में ही खुश हो जाते हैं, बट ये ईजी सेक्शन होता है। पॉलिटी मोस्टली आसान आती है, स्टैंडर्ड सोर्सेज से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो इनमें आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना पड़ता है, क्योंकि गलतियाँ होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो फैक्ट जो भी होंगे या जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको ध्यान से समझ करके अटेम्प्ट करिएगा। पहला सवाल ये है, इसमें कह रहे हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये इलेक्ट होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ। तो भारत के राष्ट्रपति इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के थ्रू इलेक्ट होते हैं, जिनमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। वर्ड पे फोकस करिए, इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं। किनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के। बोथ हाउसेस का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के। दूसरा कह रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यानी विधानसभा की ये बात कर रहे हैं। तीसरा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ऑप्शन हैं ये आपके 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। तो ऐसे सवाल पहले बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, सीडीएस में ही पूछा गया है, सिविल सर्विस में पहले बहुत बार पूछा गया है। जब हमने समग्र बैच के अंदर प्रेसिडेंट वाला टॉपिक किया था, तो हमने ऐसे ही सिर्फ यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस पे सिर्फ 20-25 सवाल करे थे, और पूरे प्रेसिडेंट पे तो और भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये आप जानते ही हो, फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला टॉपिक है। सबसे पहली बात कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द यूनियन होते हैं, एंटायर फेडरल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं इंक्लूडिंग द स्टेट। तो यूनियन और स्टेट दोनों का ही रोल होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूनियन और स्टेट दोनों का रोल होना चाहिए, क्योंकि दोनों को ही ये रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है उनमें कौन कौन से उनके इलेक्टोरल कॉलेज में जो उन्हें चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, कौन कौन से मेंबर होते हैं? तो इलेक्टेड एमपीज होते हैं जो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इलेक्टेड एमएलएज होते हैं जो स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है। बट देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होते, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट ऑलरेडी है। प्रेसिडेंट के अंदर ही वो वर्क कर रहे हैं ना, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस कर सकता है इलेक्शन को, राइट। नॉमिनेटेड मेंबर भी नहीं होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्ट तो नहीं हो रहे हैं पीपल के द्वारा। तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का कहीं ना कहीं वायलेशन है, राइट। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पीपल्स के चॉइस का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो इस वजह से नॉमिनेटेड मेंबर भी भाग नहीं लेते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं वो लोग भी शामिल नहीं होते हैं। आर्टिकल 54 आप पढ़ोगे ना, तो साफ तौर से उन्होंने बताया कि द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। और जब लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी के भी लेजिस्लेटिव असेंबली शामिल है, तो ये भी ध्यान रखना। तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट होते हैं, और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो यहाँ इन्होंने इलेक्टेड वर्ड देकर क्लियर कर दिया है इस स्टेटमेंट को। तो इस हिसाब से आंसर सी है। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी आसान था ये, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर लोगे। 1-2 सवाल और करते हैं पीआईक्यू के। ये देखिए, इसमें कह रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो ये बात सच है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ये भी सही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, तो काउंसिल शामिल नहीं होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये सही है। सो आंसर क्या है यहाँ पे? 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये देखो, आप सीएपीएफ में पूछा गया इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप ये विजिबल है, आप पहले अटेम्प्ट करिए। देखिए, कह रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है, करेक्ट पूछा जा रहा है, पहले यही फोकस करना, नहीं तो बहुत बार नॉट करेक्ट पूछते हैं। पहला कह रहे हैं ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और दूसरा कह रहे हैं ही इज इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज। दूसरा ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली। यार देखो, जब भी ऐसे स्टेटमेंट आए ना जो आपस में अपोजिट हों, तो दोनों एक साथ सही नहीं होते। या तो वो इलेक्टेड इनडायरेक्टली होंगे या फिर डायरेक्टली होंगे, बट 1 एंड 3 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। अगर होता तो सबसे पहले हम उन्हें एलिमिनेट करते। आई नो ये ऑप्शन में नहीं, बट मुझे सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यही चीज़ें नहीं जानोगे ना तो फिर आपकी एक्यूरेसी कम होगी।
क्योंकि यू वोंट नो एवरी क्वेश्चन इन एनी एग्जाम, तो यू हैव टू थिंक वेरी स्मार्टली। दूसरा कह रहे हैं कि ही इज़ इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएस, तो ये हमने देख लिया है। और चौथा कह रहे हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं इनके पास कोई राइट टू वोट नहीं होता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। एक बात तो आप जानते ही हो कि हर स्टेट में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है ना, तो उन्हें इसलिए वोटिंग का राइट नहीं मिला है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, क्योंकि ये तो वायलेशन है इक्वेलिटी के प्रिंसिपल का। तो फोर्थ को आप पहले उड़ा दो, ये हट गया, ये हट गया। अच्छा, नोट राइट बोला है ना, तो फोर्थ सही है, तो फोर्थ आपके आंसर में आएगा, तो यह आप हटा दो। उसके बाद हमें चेक करना है सेकंड को, तो इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें इलेक्टेड एमपी एमएलए होते हैं, ये बात सच है, तो सेकंड आएगा आंसर में। तो ये हट गया, ये हट गया, क्योंकि इसमें ही सेकंड है, सो आंसर इज बी। 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है। इलेक्टेड डायरेक्टली नहीं होते, क्या हम आम जनता वोट कर रहे हैं? क्या हम आम जनता वोट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन में? नहीं, एमपीज और एमएलएज कर रहे हैं ना, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया ये। तो ये इसका नाम भी आप जानते हो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के थ्रू ये होता है। आसान प्रोसेस है, हमने बहुत बार एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के साथ ये देखने को मिलता है। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन इंडिया रेस्ट विद, तो भारत में इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किनके पास होती है? तो ये सिविल सर्विस में पहले भी पूछा गया है। जैसे अगर आप ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये आप पढ़ो पहले। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। पहला कह रहे हैं सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा रिकग्निशन देना पॉलिटिकल पार्टीज को और उन्हें इलेक्शन सिंबल देना। और चौथा फाइनल वर्डिक्ट देना अगर इलेक्शन डिस्प्यूट आता है तो इसमें जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन का कौन कौन सा फंक्शन है? पहला कह रहे हैं SDC यानी सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल। तो कोई किसी ने भी अगर आर्टिकल 324 पढ़ा है तो वो जानता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को सुपरिंटेंड करना, डायरेक्ट करना और उन्हें कंडक्ट करवाने का मेन फंक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अंडर आर्टिकल 324 क्लोज 1। तो ये तो आएगा आंसर में। दूसरा कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही प्रिपेयर करती है और अपडेट करती है इलेक्टोरल रोल को अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये ध्यान रखना है ना, ये पूछ लेते हैं आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर RPA एक्ट में है। तीसरा कह रहे हैं गिविंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल, सभी को पता है ना ये तो इलेक्शन सिंबल्स का जो रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर है 1968 का, उसके थ्रू इलेक्शन कमीशन ही पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देती है और इलेक्शन सिंबल अलॉट करवाती है। तो तीसरा भी सही है। तो 1, 2 and 3 सही है, 1, 2 and 3 बस एक ही ऑप्शन में, आंसर बी, यानी चौथा गलत है। फाइनल वर्डिक्ट ये नहीं देता, फाइनल वर्डिक्ट जो है वो कोर्ट डिसाइड करती है ना खास तौर से। तो 329 पढ़ोगे आप, और क्लोज भी उसमें उन्होंने लिखा है साफ तौर से कि इलेक्शन पिटिशंस आर फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट, और उसके बाद फिर प्रोसेस होती है एंड इलेक्शन डिस्प्यूट को कोर्ट्स के द्वारा सुलझाया जाता है, नॉट बाय द इलेक्शन कमीशन। तो अगर आपने ये सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट प्रिपेयर करा है, ये देखो 2012 में ही पेपर हुआ था, उस टाइम भी अगर आप देखो ना 2004 का ये रिपीट है, PYQ है। तो आज से PYQ का इतिहास नहीं है, बहुत पहले टाइम से PYQ का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो सेकंड कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, इसी से आइडिया लग जाता है कि इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री 1। पहला कह रहे हैं कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, उस टाइम पे जब आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो तो क्या चीज़ रिक्वायर्ड होनी चाहिए? मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इफ नॉट मस्ट बिकम मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन 6 months। यानी पहली बात तो यही है कि वन ऑफ द हाउस यानी लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए। और दूसरी चीज़ तो ये कि अगर ये नहीं है लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर, तो उस केस में इन्हें 6 month के अंदर ये मेंबरशिप लेनी होगी। दूसरी चीज़ ये कि नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज बट मस्ट गेट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 months, यानी चुनाव जीत करके भी वो आ सकते हैं। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्रायर टू अपॉइंटमेंट, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कोई बात ही नहीं है इन सब स्टेटमेंट्स का। पहला बिल्कुल सही है, लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 महीने के भीतर उन्हें मेंबर बनना होगा। इलेक्टेड वाली बात भी परफेक्ट नहीं है ना। ये क्वेश्चन भी देखो रिपीटेड ही है सिविल सर्विसेज का। इसमें इन्होंने पूछ रखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंटमेंट के टाइम पे क्या होते हैं। पहला कह रहे हैं कि
नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन 6 मंथ। तो पहला ही सही है और ज़्यादा कुछ करा नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामर को चेंज करके स्टेटमेंट बनाया गया है। उसके बाद बाकी अगर आप देखो तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। आंसर इज ऑप्शन ए। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आप आर्टिकल 75 का क्लोज 5 पढ़ोगे, इसमें इन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर कोई मिनिस्टर हैं हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर। समझ आ रही बात? 6 महीने के अंदर वो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बनते हैं तो उन्हें मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। बट जो पर्सन को ये अपॉइंट कर रहे हैं ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, या फिर इलेक्ट और नॉमिनेट होकर ईदर हाउस में आना है विद इन 6 मंथ। तो ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, समझ आ गई आपको? ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि सिर्फ इलेक्टेड का प्रोविजन नहीं है, ईदर ही कैन बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे इंदिरा गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, ये दोनों ही मेंबर थे राज्यसभा के, है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा के ही मेंबर हों, तो ये भी ध्यान रखना आप। तो आसान क्वेश्चन है ये, आप इजीली कर लोगे। ये क्वेश्चन ना ट्राई करिए। द पर्पस ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन इन आवर पार्लियामेंट इज, तो एडजॉर्नमेंट मोशन का क्या पर्पस है, ये आप ऑप्शंस पढ़ लो। पहला कह रहे हैं कि एक डिस्कशन को अलाउ करना किसी डेफिनिट मैटर पे जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, और दूसरा कह रहे हैं कि ऑपोजिशन मेंबर को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने देना फ्रॉम कंसेंट। तीसरा अलाउ करना एक रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट इन डिमांड ऑफ ग्रांट। चौथा पोस्टपोन करना प्रोसीडिंग्स को। देखो जो स्थगन प्रस्ताव है ना, एडजॉर्नमेंट मोशन है, नाम में ही स्थगन है, तो इनका मेन पर्पस यही है कि इसके माध्यम से जो संसद का कोई सदस्य अगर किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे को जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, सार्वजनिक महत्व का है, उन पर चर्चा करने के लिए रोकने का अनुरोध करता, स्थगित करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। तो इस हिसाब से आंसर पहला बिल्कुल सही है, टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये सवाल तो हर पेपर में ही पूछा जाता है। जैसे अगर आप देखो ये 2012 में ये पूछा गया था सिविल सर्विस में। बहुत सारे सवाल सिविल सर्विस के रिपीट होते हैं ईपीएफओ के पेपर में, तो सारे ही पीवाईक्यूज आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, जो कि इधर आप यूट्यूब के लेक्चर से देख सकते हो या फिर बैच अगर आप जुड़ते हो बैच से, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे कलेक्टिवली एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ कवर कर सकते हो। तो एडजॉर्नमेंट मोशन पे कुछ रिवीजन कर लेते हैं, बहुत बार ये रिपीट भी हुआ है, तो एक बार सारे पीवाईक्यूज देख लेते हैं। देखो सीडीएस के टाइम पे हमने डिस्कस करा था, 2025 में ही पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन वो देखते हैं। तो आई गेस सिमिलर सा ही सवाल है, थोड़ा और मुश्किल है, उससे बेटर है। पहला कह रहे हैं नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है। पहला कह रहे हैं इंपॉर्टेंस को ड्रॉ, अटेंशन को ड्रॉ करना जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो। दूसरा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर है। तीसरा इस मोशन को लाया जा सकता है कोई भी मैटर में जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। चौथा है कि चेयर हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन टू रिफ्यूज कॉन्सेंट, यानी चेयर के पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस है कि वो इस चीज़ को मना भी कर सकते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन को। तो इसमें से क्या गलत था? देखो चेयर के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन तो है, ये बात सच है, बट स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन से अगर बाहर है तो इसे इन्वोक नहीं किया जा सकता। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम भी बहुत लोगों को नहीं समझ आया था, बट हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया था तो हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ईजिली इसे सॉल्व करा, सूरवीर बैच के स्टूडेंट्स ने। देखो एडजॉर्नमेंट मोशन की अगर हम बात करें तो इसे रेज नहीं किया जा सकता स्टेट सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन है ना वो लिमिटेड है सब यूनियन सब्जेक्ट को लेके। आप जानते हो हमारे 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, राइट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो स्टेट लिस्ट के जो मुद्दे हैं ना वो पार्लियामेंट उनसे क्यों डील करेगा? अलग अलग सब्जेक्ट क्यों बनाए गए हैं? इसी वजह से ना बनाए गए हैं ताकि अपना अपना सब यानी यूनियन, सेंटर, ये लोग खुद के सब्जेक्ट को देख पाएँ और एक कोऑर्डिनेशन बनाकर चल सकें। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डील करेगी उन मैटर्स के साथ जो यूनियन सब्जेक्ट्स में, कॉन्करेंट वगैरह में लिस्टेड है, और जो स्टेट लिस्ट के मैटर हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। तो लोकसभा उन मुद्दों को डिस्कस नहीं कर सकती या यूनियन गवर्नमेंट को होल्ड नहीं कर सकती अकाउंटेबल उन सब्जेक्ट के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं, क्योंकि वो तो यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर नहीं आते हैं ना। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। लेट सपोज यूपी के अंदर
कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस हुई, कोई सा भी डिजास्टर आ गया, अब वो डिजास्टर मैनेजमेंट ने स्टेट ने हैंडल करा, तो क्या इस मुद्दे के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है पार्लियामेंट में? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलीफ मेजर डिले कर दिया गया, मिसमैनेज कर दिया गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसके लिए डेफिनेटली अर्जेंट एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है कि भाई ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, थोड़ा सा संसद को स्थगित करके एडजर्न करके इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यूनियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो एडजर्नमेंट मोशन पार्लियामेंट का वो टूल है जिनसे वो यूनियन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल हैंडल कराते हैं, और इट इज़ नॉट मेंट फॉर इशूज एक्सक्लूसिवली अंडर स्टेट कंट्रोल। तो इस हिसाब से ये तीसरा गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि द मोशन कैन बी इन्वोक्ड ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट में इवन बी विद इन द जुरिस्डिक्शन। तो ये बात गलत हो जाती है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं लाया जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुद्दों पर लाया जाएगा। और बाकी तो आप जान ही रहे हो, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए और चेयर के पास ही पावर है। बाकी ये सवाल तो हमने देख ही लिया है, सिविल सर्विसेज वाला। और ऐसे क्वेश्चन और हैं, जैसे ये देखो आप, ओडिशा पीसीएस में पूछा गया था, और इसमें समहाउ जो क्वेश्चन का नेचर है वो काफ़ी अच्छा है। इन्होंने पूछा है कि कितनी क्या नोटिस वगैरह चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये मैंने डिस्कस करा है सीडीएस की एनालिसिस के टाइम पे। तो ये आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। मैं पूरा क्वेश्चन आपको सामने रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट सेकेंड। या ये पूरा सवाल है ना। अब ये आप वीडियो पोस्ट करिए, अटेम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, उसी आंसर को मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट आप ये देखो, अच्छा ये सवाल तो नहीं है हमारा, हाँ ये देखो आप, इन्होंने कहा है कि क्या क्या लिमिटेशन है ऑन द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। पहला कह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट लॉज है ज़्यादातर ये इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं इन द पार्लियामेंट विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ ही ज़्यादातर लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरा ये कि पार्लियामेंट ऑपरेट कर सकते हैं विद इन द जुरिस्डिक्शन एम्बार्क्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके दायरे में रहकर पार्लियामेंट अपने जुरिस्डिक्शन को फॉलो कर सकते हैं। अब देखो बहुत लोग यहाँ पे क्या गलतियाँ करेंगे ना, केन देखते हैं तो सोचते हैं आंसर सही ही होगा, बट ऐसा नहीं होता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि कैन है तो वो सही ही होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट लॉज को प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगती है, ऐसा नहीं है। कुछ को लगती है, कुछ को नहीं लगती है। तो इस हिसाब से पहला गलत है। मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इसको एग्जीग्रेट करता है, और आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन डी, ओनली 2, क्योंकि पहला गलत हो जाता है। पार्लियामेंट ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करेगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करेगी। ओके ना, ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें भी कैग के बारे में पूछ रहे हैं। देखो कैग और अटॉर्नी जनरल पे बहुत सवाल आते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको अटॉर्नी जनरल के कुछ क्वेश्चन करवाए थे, कैग के ऊपर तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है। कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ पे करवा दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। टॉपिक वाइज तरीके से हम बैच में डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन देन उसका पूरा टॉपिक। तो ये आप पहले अटेम्प्ट करो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहला कह रहे हैं जो रिपोर्ट है ऑन द अकाउंट्स ऑफ स्टेट आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल कॉज दिस टू बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट। समझ आ रही है बात, यानी स्टेट के अकाउंट्स के जो रिपोर्ट है ना वो प्रेसिडेंट को सबमिट किए जाएंगे और प्रेसिडेंट इन्हें पार्लियामेंट में रखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। दूसरा कह रहे हैं कि कैग को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूवल की प्रोसेस है उसी प्रोसेस से इन्हें रिमूव किया जा सकता है। दूसरा ये कि जिस अकाउंट में सेंट्रल स्टेट के अकाउंट्स का फॉर्म है वो प्रिस्क्राइब्ड होगा बाय कैग, मतलब कैसे रखना है अकाउंट्स को कुल मिला करके। देखो पहला गलत है क्योंकि आर्टिकल 151 में साफ तौर से लिखा गया है कि जो कैग है वो सबमिट करेंगे रिपोर्ट को ऑन द अकाउंट ऑफ स्टेट्स टू द गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी गवर्नर, क्योंकि स्टेट का मुद्दा है ना, स्टेट का मुद्दा है तो गवर्नर को रिपोर्ट किया जाएगा, सिंपल सी बात है। और वो गवर्नर फिर उन्हें उसके बिहाफ में रिस्पेक्टिव स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर में रखेंगे, ना कि पार्लियामेंट में। तो 1 को हटा दो आप, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, सो आंसर ऑप्शन सी। तो बारीकी से ध्यान से पढ़ना है, समझना है। दूसरा कह रहे हैं जो कैग है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सही बात है, ये तो आर्टिकल 148 में ही लिखा गया है कि कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और एंड कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो केवल सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग ही इन्हें रिमूव किया जा सकता है, यानी जो पार्लियामेंट ने ग्राउंड सेट करा है ना प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी का, उसी बेस पे इन्हें हटाया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अच्छा, ये अटॉर्नी जनरल वाला आपको याद है क्या रिमूवल?
वहाँ पे ना हैंड एंड सील, यानी प्रेजेंट अपने हैंड एंड सील में अपॉइंट करते हैं, इस वजह से प्रेजेंट अपने अकॉर्डिंगली उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, डिफरेंस है इनमें। तीसरा कह रहे हैं द फॉर्म इन विच अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट आर टू बी केप्ट प्रिस्क्राइब बाय केग। देखो ये बात भी सही है, अंडर आर्टिकल 150 ये बात साफ तौर से देखने को मिलेगी कि यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स हैं सेल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द केग में प्रिस्क्राइब विद द अप्रूवल ऑफ प्रेजेंट। अब देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया इस तरह के सवाल, इसमें इन्होंने कहा 2012 में ही, तो अब देखो बहुत सारे सवाल 2012 वाले ही रिपीट हुए हैं। तो कह रहे हैं कि अदर देन एंश्योरिंग दैट पब्लिक फंड आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड फॉर इंटेंडेड पर्पस व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस ऑफ केग। तो केग के ऑफिस का क्या महत्व है ये पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है केग एक्सरसाइजेज एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी। एक्सचेकर कंट्रोल मतलब जनता के पैसों की देखभाल करने का काम कैग करती है जब नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हुआ होता है। दूसरा ये कि कैग रिपोर्ट करती है ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम बाय द मिनिस्टर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तीसरा कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कैग रिपोर्ट से, इनका यूज किया जा सकता है एजेंसीज को इन्वेस्टिगेट करने में जिन्होंने लॉ को वायलेट करा है, पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करने में। चौथा ये कि ऑडिट और अकाउंटिंग जब गवर्नमेंट कंपनी की जाती है उस टाइम पे कैग के पास कुछ जुडिशियल पावर भी होते हैं। अगर कोई लॉ वायलेट करता है तो उन्हें पनिश किया जा सकता है जुडिशरी के जैसा। तो अगर आपने ध्यान से कैग के बारे में पढ़ा है तो कैग की लिमिटेशन भी आपने पढ़ी होगी। इशूज़ तो यही है कैग ऑफिस के साथ कि कैग के ऑफिसर्स की कोई क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट की नहीं है ना, यही प्रॉब्लम है मेजर पहली। और दूसरा प्रॉब्लम तो ये है कि सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ कैग, दूसरी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा ये कि पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट एक्ट्स मोर एज एन ऑडिटर देन अ कंट्रोलर। इंडिया में ये जो नाम है ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो यहाँ पे ये यहाँ पे ये ना ऑडिटर के जैसा ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं देन अ कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब चीज़ें मैनेज करना, बहुत सारे डिसीजन लेना, बट यहाँ पे जो पावर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। जब ब्रिटेन में हम कैग के ऑफिस को देखते हैं, हम देखते हैं उनके पास ज़्यादा पावर है, बट इंडिया में हम देखते हैं कि ये सिर्फ ऑडिट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। असल में जब कंट्रोलर की बात आती है तो वो पावर्स इंडियन कैग ऑफिस के पास नहीं है। तो ये फ़र्क है। तो इस वजह से जब ये ऑडिट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इनके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं होता। तो 4 जो है वो गलत हो जाता है। तो ये जो कह रहे हैं एक्सचेकर कंट्रोल, ये साफ तौर से गलत है, क्योंकि जो कैग का पावर है इंडिया में वो कंट्रोल नहीं करते हैं जो कॉन्सोलिडेटेड फंड से मनी निकलता उन्हें। एक बार पार्लियामेंट ऑथराइज करती है एक्सपेंडिचर को, फिर मनी विड्रॉ कर ले आता है बाय द एग्जीक्यूटिव, तो कैग केवल उन्हें ऑडिट कर सकते हैं, वो भी खर्चों के बाद। समझ आ रही है आपको? ये डिफरेंस बहुत अच्छे से इंडिया में आप देखो तो केवल ऑडिटर का काम कर रहे हैं, कोई प्री ऑडिट कंट्रोल नहीं है। बट यूके में असल मायनों में ये कैग हैं, इंडिया में ये मोर ऑफ आप कह सकते हो कि ऑडिटर हैं ना कि कंट्रोलर। तो ये फ़र्क आ जाता है। तो इस अगर ये क्लैरिटी है आपको तो फिर आप बहुत ईजिली कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। देन आप ये देखो इन्होंने पूछा, हाँ ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है, MPSC में पूछा गया, महाराष्ट्र PCS में। तो क्या पूछा इन्होंने ये पूछा आपसे कि ये ऑफिस को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजेंट। दूसरा ये कि सेम सैलरी मिलती है सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल। और तीसरा कह रहे हैं कि जब ये ऑफिस एंटर करते हैं उनसे पहले इन्हें ओथ और अफर्मेशन लेनी पड़ती है बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चौथा ये इन्हें रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर एन इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्यों इंक्वायरी करेगा, ये तो हमने पढ़ा ना कि इनका रिमूवल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा है, तो पार्लियामेंट में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो 4 तो हट जाता है। देन इसके बाद कह रहे हैं कि बिफोर एंटरिंग ही स्वेयर्स एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर चीफ जस्टिस। नहीं, प्रेसिडेंट ये करते हैं ना ओथ और अफर्मेशन का काम, तो ये भी गलत हो जाता है। देन कह रहे हैं ही ड्रॉज द सेम सैलरी। हाँ ये बात सही है, क्योंकि अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट है ये पोस्ट, तो इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजेंट। नहीं, गलत है ये, नॉट प्लेजर ऑफ प्रेजेंट, क्योंकि हमने साफ तौर से ये पढ़ा है कि ये इनका प्रॉपर टेन्योर होता है 6 साल का या 65 साल का, जो भी पूरा हो जाए पहले। और ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हीज हैंड एंड सील एंड ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। बट इन्हें काफ़ी इंडिपेंडेंट ऑफिस मिलती है। रीज़न वही है कि सैलरी और सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट सेट करती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के इक्वल होती है। और उसके बाद तो ये कि जो इन्हें पावर एंड फंक्शनिंग मिलती है उनमें रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जज
जज के सिमिलर है, तो ये प्लेजर ऑफ प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ऑफिस होल्ड नहीं करते। यानी जज को जिस तरह से रिमूव किया जाता है उसी तरह से ही इन्हें रिमूव किया जा सकता है, जिनमें मेजोरिटी लगेगी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की और नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो काफ़ी मुश्किल टास्क है ये। और रिमूवल का ग्राउंड क्या है, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल ग्राउंड है, दैट इज प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। तो आई होप इट मेक सेंस, आप चीज़ें लिंक कर पा रहे हैं। देन आप ये देखो, CDS में पूछा गया था ये। पहला कह रहे हैं जो कैग है वो 6 साल जिस डेट में वो ऑफिस एज्यूम करते हैं उस डेट से, या फिर 65 साल, जो भी पहले हो जाए। दूसरा है कि जो कैग की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, सही बात है ना, आर्टिकल 148 751। देन इसके बाद कह रहे हैं कि एक मल्टी मेंबर बॉडी है जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और चौथा ये कहा जा रहा है कि कैग कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। तो ये चीज़ें आप लिंक कर पा रहे होंगे क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा है। तो पहला सही है, यानी ये हट गया। देन इसके बाद दूसरा भी सही है, यानी तीनों रह ही रहे हैं। और चौथा कह रहे हैं कैग मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सही है ये। तो 1, 2 एंड 4 होना चाहिए, 3 नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर निकालना आसान है, 3 के बारे में सोचने की नीड नहीं है। और आप देखोगे भी तो समझ आ जाएगा कि कह रहे हैं अपॉइंट प्रेजेंट करते हैं बट प्राइम मिनिस्टर से कंसल्टेशन लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो कैग की अपॉइंटमेंट है ये प्रेजेंट के द्वारा होती है बाय वारंट अंडर हीज हैंड एंड सील। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का रोल खासतौर से नहीं देखने को मिलता है। सो आंसर इज ऑप्शन है। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद अब ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आसान क्वेश्चन है, CAPF में इसी साल पूछा गया है, तो आप देख सकते हो हर साल ये पूछा जाता है। इसी साल ये जम्मू कश्मीर PCS में पूछा गया और बहुत सारे पेपर में, कर्नाटक PCS में लास्ट ईयर पूछा गया था। तो हर एग्जाम में ये पूछा ही जा रहा है आज भी। नेक्स्ट ये देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज। ये क्वेश्चन गूगली है, बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करेंगे, उम्मीद है आप गलती नहीं करोगे। आप हमारे चैनल के स्टूडेंट हो तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पहला कह रहे हैं फंडामेंटल राइट है, ये तो आप हटा दोगे। दूसरा कह रहे हैं DPSP, तीसरा कह रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी, और चौथा कह रहे हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ये भी हट जाएगा। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन आ सकता है अगर आपने क्लियरली नहीं पढ़ा है तो इसका आंसर फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इसका आंसर DPSP है। और ये भी PYQ है, इसमें भी देखो उन्होंने पूछा था कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी दे रखा है, तो ये DPSP है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। फ्रेंडली कोऑपरेशन प्रोवाइड करना नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ये भी नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी नहीं है, और DPSP में भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल पीस की बात है बट ये बात डायरेक्टली नहीं है। देन कह रहे हैं डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, सो आंसर इज C। उसके बाद कह रहे हैं भारत देश के इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना। हाँ, हमें जानना तो चाहिए बट ये चीज़ फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है डायरेक्टली, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ से भी समझ आ रहा है ये PYQ ड्रिवन जो ऑप्शंस हैं वो भी कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये DPSP में है, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 49 में ये आपको देखने को मिलेगा DPSP के अंदर कि मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, राइट। और इसके अलावा ये ऑब्लिगेशन है स्टेट की कि जितने भी हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स हैं और प्लेस हैं जो ऑब्जेक्ट आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट के हैं और इन्हें लॉ के द्वारा डिक्लेयर किया गया हो बाय द पार्लियामेंट, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के हों, तो इन्हें स्पॉइलेशन से, डिसफिगरमेंट से, डिस्ट्रक्शन से, रिमूवल से, डिस्पोजल या एक्सपोर्ट से बचाना है अगर पॉसिबल हो तो। समझ आ गई बात, क्योंकि हमारे देश की धरोहर है और उन्हें सेव करना हमारा काम है, मतलब स्टेट का काम है बेसिकली, यानी ओवरऑल इंडियन सिटीजन का ही। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं शामिल है डायरेक्टली। अब इसमें लोग कन्फ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि इस तरह का सिमिलर सा हमारी फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती है, हमारे रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना, लेकिन मॉन्यूमेंट्स की बात नहीं है डायरेक्टली, तो इसलिए क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। ऐसे CDS में एक सवाल था, देखो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में क्या की बात की गई है, ये तो आप जानते ही हो, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना, देन इसके बाद चेरिश करना नोबल आइडियल्स को, और यहाँ पे ना इन्होंने कहा हार्मनी यानी सामंजस्य को प्रमोट करना, कॉमन ब्रदरहुड के स्पिरिट को प्रमोट करना। इसके अलावा जो प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी हैं वीमेन की डिग्निटी के साथ उन्हें रिनाउंस करना। अब कल्चर की जो बात कर रहे हैं ये, इसके बाद ये आप पढ़ो, टू
वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर। यहाँ कॉम्पोजिट वर्ड की जगह उन्होंने कोई दूसरा वर्ड दे दिया जो कि सिमिलर सा लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह की कल्चर की बात कर रहे हैं, तो ये कॉम्पोजिट कल्चर की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत बारीकी से पढ़िएगा इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन देखिए, 7th शेड्यूल की बात करें। 7th शेड्यूल आप जानते ही हो, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, तो बहुत आसान है। तो बहुत बार PYQ में पूछ रखा है, कुछ समझाने को नहीं है इसमें। देन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, कौन सी हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेटअप नहीं की गई। तो आप जानते हो प्लानिंग कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेटअप नहीं की गई है, बाकी सबको लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर आर्टिकल मेंशन्ड है। जैसे UPSC के लिए आप जानती हो, देन इलेक्शन कमीशन के लिए, फिर यूनियन जुडिशरी के लिए, ये सारे हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है। बट प्लानिंग कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मेंशन नहीं है। इनफैक्ट जो प्लानिंग कमीशन है वो कैसे सेटअप की गई है, ये सेटअप की गई है बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड थी, उन्होंने रिकमेंड करा और जिसे KC नियोगी जी ने चेयर करा था, उसके बाद ये प्लानिंग कमीशन फॉर्म होती है। तो ये तो सबको पता है। उसके बाद नीति आयोग आ गई और ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर होते हैं। उम्मीद है आपको इनमें क्लैरिटी मिली होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा इसी तरीके से अगर आप कवर करना चाहते हैं टॉपिक्स को, तो ये बैच डिटेल्स हैं। यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट हैं काफ़ी सारी, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।